It's a big challenge for a teacher to teach a specially able student, क्योंकि नॉर्मल बच्चे को पढ़ाना और स्पेशल बच्चे को पढ़ाना एक ही क्लास में, इंक्लूसिव क्लास में, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एक टीचर को पेशेंस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी सब कुछ है। जिस टीचर के पास पेशेंस होगी तो वो ये काम कर सकता। मेरे लिए भी ये चैलेंज था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आई हैव लर्न फ्रॉम द रिसोर्स विच आर अवेलेबल टुडे। और कभी कभी ट्रेनिंग भी होती थी, गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाता था, वहाँ से सीख के खुद सीखा पहले और फिर उनको सिखाया, और आज वो अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं। आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि हम अभी तक आपको दिखा चुके हैं, आप जान चुके होंगे कि हम आज की मुलाकात के हर एक नए शुमारे में एक नई शख्सियत को दावत देते हैं और उनसे बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है बशीर अहमद ऋषि साहब को, जो कि पेशे से एक उस्ताद हैं और ही स्पेशलाइजेज इन टीचिंग द स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। बशीर साहब, आपका इस्तकबाल है। पहले आपका शुक्रिया, आपके होल टीम का शुक्रिया दैट यू हैव इनवाइटेड मी। My name is Bashir Ahmad Rishi and I belong to district अनंतनाग। अनंतनाग से 10-15 किलोमीटर मेरा गाँव पड़ता है जी, जहाँ पे मैंने जन्म लिया जी, और उसका नाम है हरदतोरू। ओके। और स्कूलिंग भी वहीं से हुई, एक हाई स्कूल में, जो हमारा लोकल हाई स्कूल था, वहीं पे मेरी 1st से 10th तक हुई। फिर मेरी एजुकेशन का सिलसिला मटन में हुआ, मटन हायर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज खानाबल, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी BEd और MAd, और इसके अलावा मैंने 2 PGs किए हैं इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज इन इंग्लिश। तो पिछले 10 साल से मैं स्पेशली एबल्ड बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 2-4 बच्चों को पढ़ाया हूँ, थ्रू साइन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। पहले जब मैं अपॉइंट हुआ इन 2012, मुझे ये पता नहीं था कि हाउ टू टीच स्पेशली एबल्ड, क्योंकि मैं स्पेशलाइज्ड टीचर नहीं था। फिर मैंने जो भी रिसोर्सेज थे, चाहे मोबाइल फ़ोन था या अदर रिसोर्सेज, आई हैव यूटिलाइज्ड देम, उससे सीख के मैंने उनको पढ़ाना सिखाया जी। तो वो 2015 में पहले एडमिट हुए, तो वहाँ से मैंने उनकी जर्नी स्टार्ट की, हाउ टू टीच द डेफ एंड डम्ब स्टूडेंट्स। ओके बशीर साहब, जब हम बात करते हैं स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की, तो एक नोशन आ जाता है ना दिमाग में कि कौन कौन बच्चे जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं? इसमें एक मेडिकल बोर्ड होता है इन द डिस्ट्रिक्ट। They have decided who is specially able. If anybody has 40% disability, he or she will be called the specially able child. ठीक है, उसको कहते हैं हम स्पेशल। अगर उसकी 40% डिसेबिलिटी होगी, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो डेफ एंड डम्ब हो, या अदर थिंग्स जी, या लोकोमोटरी प्रॉब्लम है, और आज बहुत सारे 21 डिसेबिलिटीज आज है वो जो आइडेंटिफाइड हुई है। परिस्तान कशीर हुन मुनफरिद ब्राइडल शोरूम, ये लेटेस्ट तो बेशुमार रंगन मज माहरिन खतर पलव दस्तियाब छ। माहरिन खुश करने खतर तो खानदर मजीद दिलकश बनाने खतर अनिव तशरीफ परिस्तान, द ब्राइडल लॉन्ज, सिटी वॉक मॉल, अपोजिट SP कॉलेज श्रीनगर। कॉन्टैक्ट 9697 74 4444। जब हम स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात करते हैं बशीर साहब, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? मुझे लगता है इट्स ए बिग चैलेंज फॉर ए टीचर टू टीच ए स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट, क्योंकि नॉर्मल बच्चे को पढ़ाना और स्पेशल बच्चे को पढ़ाना एक ही क्लास में, इंक्लूसिव क्लास में, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एक टीचर को पेशेंस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी सब कुछ है। जिस टीचर के पास पेशेंस होगी तो वो ये काम कर सकता। मेरे लिए भी ये चैलेंज था, इट वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी जी। आई हैव लर्न फ्रॉम द रिसोर्स विच आर अवेलेबल टुडे। और कभी कभी ट्रेनिंग भी होती थी, गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवाता था, वहाँ से सीख के खुद सीखा पहले और फिर उनको सिखाया, और आज वो अच्छी तरह से आगे जा रहे हैं। जब एजुकेशन की बात आती है, इनको पढ़ाने की बात आती है, तो क्या क्या टीचिंग मेथड्स जो हैं वो आपको आते हैं या सिखाए जाते हैं? स्पेशली एबल्ड बच्चे की बात करें हम, चाहे वो डेफ एंड डम्ब हो या विजुअली इम्पेयर्ड, उसके लिए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ब्रेल सिस्टम है, और जो डेफ एंड डम्ब हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज है। थ्रू साइन लैंग्वेज वी कैन टीच देम। साइन लैंग्वेज से उनको सिखाया जाता है। पहले जब वो पहले क्लास में थे, पहले अल्फ़ाबेट सिखाते थे, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आगे आगे जाके फिर बहुत सारे कंसेप्ट, जैसे वाटर साइकिल,
जैसे फैक्टराइजेशन, ऐसे पढ़ाता था मैं इनको बहुत सारे कंसेप्ट, लेकिन मैं साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था और इंक्लूसिव क्लास में, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास का ये फ़ायदा है, ये बच्चा अगर किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ेगा जी, ही विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। ओके, वो सोसाइटी से आइसोलेट होगा, क्योंकि उसको कल इन्हीं बच्चों के साथ खेलना है, उठना है, सोसाइटी में रहना है। सो देयर इज नो नीड फॉर स्पेशल स्कूल। We have all government schools, there is facilities available for these CWSNs। उनके लिए facilities है, वो आए अपने बच्चे को एडमिशन करे, फील फ्री, सभी टीचर्स ट्रेन है, वो उनको पढ़ा सकते हैं जी। स्पेशल स्कूल इनके लिए मुझे लगता है, इट इज़ माई व्यू दैट उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो सोसाइटी से अलग हो गए। फिर जब अलग हो गए तो फिर सोसाइटी उनको ओन नहीं करेगी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जब इंक्लूसिविटी की बात आती है, मतलब इन स्पेशली एबल्ड बच्चों को और जो नॉर्मल बच्चे उनको साथ में पढ़ाने की बात आती है, आपको लगता है कि स्कूल्स जो हैं जहाँ पे बेसिक एजुकेशन दी जाती है, वहाँ वो मेथड्स होने चाहिए या वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? मैं यहाँ कहूँगा टीचर सब कुछ जानता है, इसीलिए इसको उस्ताद कहते हैं, सिखाने वाला। जो भी क्लास हो, चाहे नॉर्मल हो या इंक्लूसिव, टीचर जानता हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट, वेदर इट इज CWSN, वेदर इट इज नॉर्मल, हाउ टू टीच। टीचर हर कुछ जानता है, लेकिन इसमें एक बात है, टीचर की डेडिकेशन, सिंसियरिटी और वो पेशेंस वो होनी चाहिए। जिसमें ये हो तो वो आगे जा सकता है और वो इनको पढ़ा सकता है और इस चैलेंज को फेस कर सकता है। जी हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें, मतलब जैसे हमने पहले भी लोगों से बात की है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स में ख़ास तौर से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर हम बात करें, वो इतना वेलकमिंग है या इतना एक्सेप्टिंग है फॉर दीज चिल्ड्रन? मुझे लगता है आज के दौर में अगर आप स्कूल देखें, हर स्कूल में आज के दौर में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर किसी जगह रैंप लगी हुई है, उनके लिए सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कहीं एक दो हो गए, लेकिन हर किसी स्कूल में आज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। दे विल कम एंड लर्न, उनको आना है, खाली पढ़ना है, क्योंकि टीचर्स भी वेल इक्विप्ड है। जी, जिस तरह मैंने पढ़ा है, बाकी टीचर भी वेल इक्विप्ड है, उनको आना चाहिए और पढ़ना चाहिए। पहले क्या करते थे, हम कहते थे ये बच्चा कुछ नहीं करेगा, जो CWSN है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गई। अब ट्रेंड चेंज हो गई कि मैं चाहता हूँ मैं उनको एम्पावर करूँ थ्रू एजुकेशन। पैसे दे के मैं एक CWSN को कुछ नहीं कर सकता। इफ आई विल गिव देम एजुकेशन, आई विल एम्पावरिंग हिम। वो एम्पावर करके वो कल अपना फ्यूचर खुद बनाएगा। ओके, आप बार बार एक टर्म यूज करें CWSN, व्हाट डज इट स्टैंड? CWSN means children with special need. Okay. Those students which have special need, special care. जी जी। From the teacher, from the community, from the parents. जी, जैसे आपने अभी बताया कि आप 10 साल से माशाल्लाह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है या किसी को स्पीच डिसेबिलिटी, आपने बोला साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो आप हमें दिखा सकते हैं कैसे आप पढ़ाते हैं उन्हें? देखो, मैं अपना नाम लिखूंगा यहाँ साइन लैंग्वेज में। दिस इज बशीर। ओके, दिस इज बशीर। इससे भी मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे या किसी और पे, वो सिखाते हैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं। ओके, एक्चुअली मैं स्पेशल टीचर नहीं हूँ, लेकिन सीखा है, फिर उनको सिखाया है। साइन लैंग्वेज के थ्रू वो बहुत सीखते हैं जी, और नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा बेहतर। ओके, जब उनको साइन लैंग्वेज, मान लो मैं कहूँगा अभी हम स्टेथोस्कोप बनाएंगे, जी, आई विल गिव हिम द what you are required for the stethoscope. They join and then they make. ओके। They make. So, जैसे बच्चे जो हैं उनको पहले से ये साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है आपके स्कूल में? एक्चुअली ये उनके लिए जो डेफ एंड डम है, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, साइन लैंग्वेज उनके लिए। जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ब्रेल है। जी जी। जो लोकोमोटर है उनके लिए तो नॉर्मल एज यूजुअल, उनके लिए व्हील चेयर का जरूरत है। मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा अभी साइन लैंग्वेज जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी है या स्पीच इम्पेयरमेंट है, तो वो उनको कैसे साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है? पहले उनको अल्फाबेट्स सिखाए जाते थे, A B C D ऐसे सिखाते थे, E F ऐसे, G ऐसे, H ऐसे सिखाया जाता था। फिर उनको मिला के वर्ड्स बना के फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ्स, और आज वो अच्छा लिख रहा है जी। अगर आप उनकी हैंड राइटिंग देखोगे, आज वो अच्छा लिख रहे हैं। और नॉट इन ओनली इन बुक्स, दे आर एक्सेलिंग इन अदर
स्पोर्ट्स में वो भी अच्छा कर रहे हैं। वो बैडमिंटन में फर्स्ट थी वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जोन लेवल पे। आपके स्कूल के हाँ, स्टूडेंट? वो स्टूडेंट अच्छा खेल रहे। जम्मू में उसने पार्टिसिपेट किया, जहाँ भी बैडमिंटन का हुआ वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट। शी इज़ डूइंग वेल, शी इज़ डूइंग वेल। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे जो होते हैं उनके लिए एग्जाम में लिखना बहुत मुश्किल रहता होगा, उनके लिए क्या उनके procedure लिए रहता है? पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी। जी। दे हैव डिवाइस्ड द पॉलिसी दैट दे शुड गेट द कैंपेन इन। Okay. जो उनके साथ है और क्लास का बिलो होगा, मतलब कोई 10th का होगा, 9th वाला उसके साथ जाएगा, वो बोलेगा और वो लिखेगा। अच्छा, scribe उनके लिए होता है। हाँ, उनके लिए प्रोविजन है। Okay. देयर इज अ प्रोविजन। और इन CSA जो डेफ एंड डम है उनके लिए भी प्रोविजन, वो एक ही लैंग्वेज पास कर सकते हैं आफ्टर 9th। 2 लैंग्वेज उनको पढ़नी नहीं चाहिए, एक ही इंग्लिश या उर्दू, बाकी सब्जेक्ट वो है। तो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं वो उनको आप कैसे सिखाते हैं मैथ्स? विजुअल्स के लिए वो ब्रेल सिस्टम है। नहीं, आई मीन टू से मतलब जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना 9th-10th में, साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब वो सुन पा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स में वो सुन पा रहे हैं, हाउ वी कैन डू। और प्रैक्टिकल्स कैसे होते वही है ना, वो कैसे कर रहे हैं। देखो मैं उनको सिखा रहा हूँ दैट सलेवा ब्रेक्स द फूड, उनको सिखा रहा हूँ। मैं टेस्ट बुला रहा हूँ, उनको बोल रहा कैसे हो रहा है, फिर वो ऐसे ही सीख जाते हैं। हैं? एग्जाम्स में फिर वो ओरली बोलते हैं और वो लिखता है। इसके अलावा आप फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं? हाँ, यस, सिंस माय अपॉइंटमेंट आई हैव गिवन फ्री एजुकेशन टू द होल विलेज, 1st to 12th। पिछले साल भी पढ़ रहे थे मेरे पास 11th के 12th के, विदाउट टेकिंग ओनी मनी फ्रॉम देम। जो पुअर है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ जी। बिना कोई पैसे लेके। ड्यूरिंग कोविड जब SOPs का वो आया तो मैंने घर में ट्यूशन स्टार्ट किया उनका, और उनका वक्त नहीं ज़ाया हुआ। ड्यूरिंग कोविड में मैंने ये काम किया, और जब से मैं लगा हूँ तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ विदाउट टेकिंग मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, तो आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? मेरी यही मोटिवेशन है, पेशेंस होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए। आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे, तो यही मेरी मोटिवेशन है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। हाउ आई कैन डू, यू विल आल्सो डू इट। यही मेरी मोटिवेशन, और इंशाल्लाह जो मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए वो अच्छा कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आप राइटिंग भी करते हैं, हम उस पर बात करते हैं। राइटिंग का शौक कैसे हुआ आपको? राइटिंग का पहले से ही शौक था, तो फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई 2012 में, फिर आगे तो फिर मैंने कुछ पोएम्स लिखना शुरू किए कश्मीरी में और इंग्लिश में, और आजकल मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूँ इन डिफरेंट पेपर्स। और आर्टिकल इस सिलसिले में लिख रहा हूँ जो बर्निंग इश्यूज है सोसाइटी के, मान लो टाइम मैनेजमेंट है, स्टूडेंट को पता नहीं है हाउ टू मैनेज अ टाइम, उस पे लिख रहा हूँ मैं। ड्रग एडिक्शन में उस पे मैंने लिखा है, मॉरल एजुकेशन पे मैंने लिखा है, वैल्यू ऑफ टाइम पे मैंने लिखा, बहुत सारे जो बर्निंग इशू, डाउरी पे मैंने लिखा है, जो बर्निंग इशू है सोसाइटी के, उन पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, और वो पब्लिश भी हुए आज तक, और बहुत सारी पोएमें जो मेरी पब्लिश हुई अभी तक। तो राइटिंग का शौक पहले से ही था, तो आज मुझे लग रहा है आज इसमें ज़्यादा ताकत आ गया, और आज मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ। एवरी वीक आई विल राइट एन आर्टिकल एंड पोएम। ओके, आप सुनाते हमें कोई अपनी पोएम? हाँ, मैंने लिखी थी एक पोएम, मोम जाम छुमाना, क्योंकि एनवायरमेंटल रिलेटेड इशू है, पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा है आज, और मोम जाम ज़्यादा खराबी करूँ, उस पर मैंने लिखी है मोम जाम छुमाना। छुस बह जहर यम बुत रज बापत इंसानो, मत कर तो मे पैद इंसानो। मीन काम ज़मीन बंजर बनावन इंसानो, मत कर तो मे पैद इंसानो। कोर में औलूद आब हवा तो ज़मीन इंसानो, मत कर तो मे पैद इंसानो। छू तो रिसन पैगाम यह इंसानो, लगे तो कपर तो कागज मैंने बदल इंसान। बहुत खूब। ये मैंने लिखी है डाउरी पे, बहुत सारे पोएम्स मैंने लिखी है। ये आपने पॉलिथीन पे लिखी? मैंने कहा ना, मैं बर्निंग इशू, जो सोसाइटी के बर्निंग इश्यूज है उन पे लिख रहा हूँ, मैं उन पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कल उसका असर हम पे भी पड़ेगा, सब पे पड़ रहा है। बिल्कुल। जैसे पोल्यूशन का पड़ रहा है, ड्रग एडिक्शन का पड़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट का पड़ रहा है, सब कुछ हम पे पड़ रहा है, और जो आने वाली जनरेशन है उस पे भी पड़ रहा है। एक बात मैं यहाँ भूल गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था इन 2016 रिगार्डिंग दी स्पेशली एबल्ड, उसको कहते हैं RPW एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। एक मैं कहता हूँ एक माइलस्टोन थी गवर्नमेंट की, एक ऐसा एक्ट पास किया, पहले जो CWSN है उनके विकार की तरफ ध्यान दिया गया, उनकी डिग्निटी, इज्जत के, उनकी डिग्निटी, उनकी एजुकेशन, उनकी इकोनॉमिकल, एवरीथिंग
और जो मैं सबसे जानता हूँ तो डिग्निटी। अगर कोई किसी को टीज करे CWSN को इन द पब्लिक प्लेस या एनीवेयर, ही विल बी पुनिश्ड। ओके, ये एक माइलस्टोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो उन्होंने की इन 2016 एक एक्ट लाया RPDW एक्ट, जिससे बहुत सारे सुविधा मिलते हैं इनको, इन बच्चों को जो स्पेशली एबल्ड है। जैसे आपने कहा कि अगर कोई किसी को टीज करेगा, किसी स्पेशली एबल्ड बच्चे, बिल्कुल, मान लो पहले जो PWD था जी 1995 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें 7 ही डिसेबिलिटी थी। फिर ये चेंज हुआ 2016 में ओके, RPDW राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें 21 डिसेबिलिटीज। मान लो एसिड विक्टिम भी आज मान लिया जाता है, ये भी पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी। डवार्फ जो होगा वो भी माना जाता है जी। डाउन सिंड्रोम जिसको होगा वो भी माना जाता है। विजुअली इम्पेयर डेफ एंड डम्ब, इसमें 21 आती है, उसमें 7 ही थे, इसमें 21 है। अगर कोई जाके किसी डवार्फ को या किसी डाउन सिंड्रोम का या किसी भी एसिड विक्टिम को टीज करे इन ए पब्लिक प्लेस, ही विल बी पनिश्ड एज पर द लॉ। ओके, सो पनिशमेंट कैसे होती है? वो 6 मंथ जेल भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट व्हाट द culprit have done with the CWSN. There are different how to tackle the situation and how to give him punishment as per the law. आखिर में मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगी बशीर साहब, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है ना, जिन बच्चों के फॉर एग्जांपल somebody is with special needs, ये स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, इनके पेरेंट्स कई ऐसे केसेस में बहुत स्केप्टिकल होते हैं, या उनको दे डोंट फाइंड द राइट प्लेस फॉर देयर चिल्ड्रन कि उनको एजुकेशन मिले, स्पेशली when it comes to the rural settings. Yes. तो उनके लिए मैसेज या उनके लिए कोई आप ऐसा कोई पैगाम देना चाहें? मुझे लगता है आज का वो दौर गया जब कहते थे ये घर में बैठे या कुछ उनको दरवे जैसा या कुछ और पुकारता था सीधा। अब वो तो दौर गया है, क्योंकि गवर्नमेंट अब हर कोई फैसिलिटी मिल रही है स्कूलों में। मेरी मैसेज यही रहेगी, जिस घर में ये बच्चे हैं जी, वो कहते हर्डल्स है हमारे, किसी के लिए हर्डल्स नहीं है। पेरेंट्स को भी थोड़ा बियर करना है, उनको आना है स्कूल में, उनको एडमिट करना है, ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन स्कूल, उनको पढ़ाना है, पढ़ा के उनको आगे जाना है। दे विल लिव ए इंडिपेंडेंट लाइफ। अब डिपेंडेंट उनको नहीं रहना है। पहले क्या करते थे, ये वो काम करेगा, घर का काम करेगा, वो तो आता था उसको, लेकिन स्कूल जाने नहीं देते थे जी। इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है और सिविल सोसाइटी का, तीनों मिलके जब काम करेंगे, मुझे लगता है ये बच्चे आगे जाएंगे और आगे जाके अपना फ्यूचर खुद संवारेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे साइड में, बहुत सारे ने किया, कई प्रोफेसर्स हैं, कई टीचर्स हैं, कई कोई और है। तो उसमें मुझे नहीं लगता आज के दौर में कोई हर्डल है इनके लिए। खाली पेरेंट्स कॉशियस होनी चाहिए, टीचर्स ऑलरेडी कॉशियस है, तो उनको आना चाहिए, उनको एडमिट करना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया आपका बशीर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, इतने दूर से आप आए। और आखिर पे मैं एक शायर कहूँ, जी जी, हाँ, जिंदगी उसी की जिसके मुँह पे अफसोस करे गालिब, जिंदगी उसी की जिसके मुंह पे अफसोस करे गालिब, यूं तो हर शख्स आता है मरने के लिए, क्योंकि यहाँ हर कोई मरने के लिए। जिंदगी उसी की जो कुछ काम करे। बिल्कुल, लेट अस वी ऑल ट्राई टू बेनिफिट आवर सोसाइटी। थैंक्स। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। थैंक्स। आज के शुमारे में इतना ही, आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।